गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 10 बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 6 में जैव प्रक्रम का लास्ट जो चरण था उत्सर्जन, वो अध्ययन कर रहे थे। उसमें से हम लोग वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाए। सब पे अच्छा मेहनत किए बनाने में। किसी का थोड़ा मोड़ा कुछ फॉल्ट है, वो फॉल्ट को तुम लोग को लिख दिया गया है मैसेज में, उसको दूर कर लेना। जिसका अच्छा है वो बहुत अच्छा बात है, जिसको प्रैक्टिस करते रहना है फिगर को। तो उसमें से हम लोग वृक्काणु के कार्य तक लास्ट पढ़े थे। ठीक है, अभी सबको हेडिंग लिखोगे। शरीर में यूरिन बनने की मात्रा का नियमन, ये टॉपिक क्या है? तो किस किस कंडीशन में यूरिन का मात्रा कम बनता है हम लोग के शरीर में, कब अधिक बनता है और कब सामान्य बनता है, इसी के बारे में ये टॉपिक है। यानी हम लोग का उत्सर्जन तंत्र में क्या ऐसा चीज़ हो जाता है, जल का मात्रा, जिसके कारण शरीर में यूरिन कभी अधिक बनता है, कभी कम बनता है और कभी एकदम नहीं बनता है, यानी बहुत कम बनता है, और कभी सामान्य जितना निकलना चाहिए यूरिन उतना निकलता है। तो इसके लिए कुछ नियम है जो कि शरीर उसको अपने से एडजस्ट करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग को भी जानना है, लिखेंगे। यूरिन की मात्रा शरीर में उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करती है। यूरिन की मात्रा है, अधिक निकलेगा कि कम निकलेगा, ये किस पर निर्भर करता है? हम लोग के शरीर के अंदर कितनी जल की मात्रा है उस पर। ठीक है, लिखेंगे। वृक्काणु नलिका द्वारा जल की मात्रा का पुनः अवशोषण निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है। डैश नंबर 1 में लिखेंगे, जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा पर्याप्त होती है, यानी जितना होना चाहिए उतना होता है, तो यूरिन तनु यानी पतला, यानी कम सांद्रता वाला क्या बोलते हैं, तनु रूप से शरीर के बाहर
अधिक मात्रा में निकलती है। जब हम लोग के शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा अगर पर्याप्त होती है तो तनु रूप में यूरिन जो है शरीर से बाहर निकलता है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। अगला स्थिति, जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा कम होती है। अब जल की मात्रा क्या होती है जब कम होती है, तो यूरिन जो है सांद्र यानी गाढ़ा पीला कलर का निकलेगा, है ना। यूरिन सांद्र रूप से अल्प मात्रा में उत्सर्जित होती है। अब तीसरा जो कंडीशन है, अब कम रहेगा जल की मात्रा, तो जाहिर सी बात है कि कम निकलेगा, जिससे हम लोग का फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए जल अगर हम लोग कम पीते हैं तो हम लोग के शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इससे यूरिन क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और अगर गाढ़ा यूरिन हमेशा बना हुआ रहे तो उस कंडीशन में किडनी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वृक्क खराब हो जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए, जिससे कि फिल्ट्रेशन अच्छा से हो वृक्क में, और वृक्क का जो आयु है वो हमेशा अच्छा बना रहे। ठीक है। अब तीसरा है, जब शरीर में घुलनशील उत्सर्जक की मात्रा अधिक होती है तो उनके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः यूरिन की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है। अब मान लो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जमा हो गए हैं, यानी ब्लड में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, विषैले पदार्थ जमा हो गए हैं। अब उनको शरीर से बाहर निकलना है, जिससे घुलनशील उत्सर्जक की मात्रा अधिक हो जाती है। अब उनको बाहर निकलना है, तो वे तभी बाहर निकल सकते हैं अच्छे से जब शरीर में जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ज़्यादा जल हम लोग सेवन करते हैं तो यूरिन में क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर हम लोग के शरीर में विषैले पदार्थ अधिक जमा हो गए और हम लोग कम पानी पीते हैं, यानी शरीर में जल की मात्रा कम रहती है, उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ मात्रा में उत्सर्जक तो निकल जाते हैं, लेकिन बाद बाकी जो है वो बच जाते हैं और वह खून में ही रह जाते हैं, जिसके कारण बाद में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि खून में अपशिष्ट का पदार्थ का मात्रा बढ़ेगा तो हम लोग का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। ठीक है।
तो ये है हम लोग का शरीर में यूरिन बनने की मात्रा का नियमन। ठीक है, क्या नियम है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है अपोहन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस का नाम सुने होंगे या तो नहीं सुने होंगे तो जान लो। भविष्य में इसका तुम लोग को ज़रूरत पड़ सकता है। अगर किसी का डायलिसिस होता है तो डायलिसिस क्या है ये तुम लोग जान जाओगे। ये है BBI। ठीक है, तुम लोग अक्सर सुने होंगे और चित्र में भी देखे हो कि हम लोगों के शरीर में 2 किडनी पाए जाते हैं, यानी 2 वृक्क पाए जाते हैं। तो 2 वृक्क जो है दोनों मिलकर किसका काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी खून को साफ करते हैं, यानी खून से अवांछित पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 किडनी में से एक किडनी किसी का खराब हो जाता है। ठीक है, एक किडनी खराब हो जाता है, उस कंडीशन में जो दूसरा किडनी है जो अच्छा है वह क्या करता है, वह सारा काम वो अकेला करने लगता है। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि एक किडनी में भी लोग जिंदा रहता है, तो जिंदा तो रहता है लेकिन उन लोग का लाइफ जो है वो कम हो जाता है, यानी जो नॉर्मल व्यक्ति जी सकता है उससे ये लोग कम ही जी पाएंगे। क्योंकि 2 किडनी मिलकर शरीर का पूरा काम कर रहे थे और अभी अकेला कोई किडनी पूरे शरीर का काम करेगा, ब्लड को फिल्ट्रेशन करेगा, तो कितना दिन तक कर नहीं सकेगा। कुछ सालों बाद वह दूसरा किडनी भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, जब खराब हो जाता है तो किडनी अगर दोनों खराब हो जाता है तो क्या होता है, आदमी मर जाता है। क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो ब्लड में ही रह जाएगा, और ब्लड में रहने के कारण आदमी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो एक किडनी अगर ख़राब हो जाता है तो उसको काट के हटा दिया जाता है ताकि दूसरा किडनी से वो काम हो जाए, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो किडनी भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब ख़राब हो जाता है तो आदमी तो मर जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए एक कृत्रिम किडनी का संरचना बनाया जाता है। ठीक है, यानी वृक्क के अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है उसको कृत्रिम ढंग से किया जाता है। इसके लिए उस मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है और उस कृत्रिम पद्धति से ही उसका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं, यानी डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है ये हम लोग इसी में जानेंगे। तो सबको लिख लो, अपोहन लिखेंगे। जब किसी व्यक्ति की दोनों वृक्क खराब हो जाता है, कहाँ ठीक होगा, जब किसी व्यक्ति का दोनों वृक्क खराब हो जाता है तो उसके रुधिर के सुचारू रूप से निस्यंदन तथा पुनः अवशोषण के लिए एक कृत्रिम विधि का प्रयोग किया जाता है, जो
वृक्क के भांति कार्य करता है। उस पद्धति को डायलिसिस यानी अपोहन कहा जाता है। ठीक है, तो किडनी अगर दोनों खराब होने से तो आदमी मर जाएगा, तो इसी को जिंदा रखने के लिए इसको अपोहन में रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में होता क्या है, इसका चित्र कैसा है, इसका चित्र आता नहीं है, लेकिन जानना भी जरूरी है। ठीक है, इसका चित्र हम बनाते हैं, उसके बाद हम उसी के अनुसार उसमें समझाएंगे। देखो, इस तरह का चित्र है, ऐसा अरेंजमेंट हॉस्पिटल में रहता है। ये जो चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर में बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, ये नलिकाएं किससे बनी होती है? चयनित पारगम्य झिल्ली यानी बहुत ही पतली झिल्लियों से मिलकर बनी होती हैं, जो कि फिल्टर का कार्य करती है। इसको अपोहन के लिए जो लवण जल का आवश्यकता होती है वो यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, ये ऊपर जाता है, इसको एरो से दिखा देते हैं। ये ऊपर जाता है, यहाँ पर जो दिख रहा है चारों तरफ, यहाँ पर अपोहन विलयन भरा हुआ है। ठीक है, जब यहाँ से रक्त इसमें पहुँचता है तो जो भी उपयोगी पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण जल, सब इससे होते हुए शरीर में चला जाता है और ये इन करता है ब्लड, और यहाँ से फिल्टर होकर शरीर में जाता है। और जो अवशिष्ट अवांछित पदार्थ जो बचता है और इस नलिका द्वारा अलग से बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्या रहता है? यूरिन। ठीक है, यूरिन को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा अरेंजमेंट हॉस्पिटल में रहता है, जिसमें मरीज को रखा जाता है। तो यह कार्य कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं। इससे आगे लिखो, इस विधि में रोगी के रुधिर को किसी एक धमनी द्वारा एक सेलोफेन नलिका में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, यह सेलोफेन नलिका लवण के घोल में निलंबित रहता है। जब इस नलिका द्वारा उच्च दाब पर रुधिर प्रवाहित होती है तो उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे
अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि के छोटे अणु लवण घोल में अपवहित हो जाते हैं तथा बड़े अणु जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज इत्यादि रुधिर कोशिकाओं में ही रह जाते हैं। इस प्रकार रुधिर का कई बार अपवहन होता है तथा उत्सर्जी पदार्थ मुक्त होकर रुधिर पुनः शुद्ध हो जाता है तथा उन्हें शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। तो यह है हम लोग का अपवहन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत रुधिर जो है कई बार फिल्टर होता है और वृक्क का जो काम, जो वृक्क जो शरीर के अंदर जो कार्य करता है, वृक्क का जो कार्य रहता है वो कार्य इस पद्धति द्वारा हो जाता है। लेकिन इसमें परेशानी यह है कि इसके लिए रोगी को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। ठीक है, एडमिट ये जो प्रक्रिया है बहुत ही खर्चीला होता है, जिसको सभी कोई वहन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ दिन अपवहन में उसको रखा जाता है। बाद में उसकी क्षमता से अधिक जब हो जाता है तब वे लोग क्या कर देते हैं, रोगी को वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन बाद में वह रोगी क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है घर में लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमेशा डॉक्टर की देख रेख ज़रूरी होती है कि ब्लड सही ढंग से फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो खूब पानी पियो, पानी का कमी होने मत दो। पानी का कमी होगा शरीर में तो किसी का भी किडनी खराब हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। यूरिन बार बार हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन यूरिन अगर दिन भर में एक बार भी होता होगा, चाहे उससे भी कम, तो यह वृक्क के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए, ताकि
वृक्क तुम लोग का स्वस्थ रहे और अच्छा से फिल्ट्रेशन का काम हो। ठीक है, तो तुम लोग का उत्सर्जन का यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में जिस तरह हम लोग पादप यानी पेड़ पौधों में परिवहन पढ़े थे, उसी तरह पेड़ पौधों में उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, उसका क्या काम आता है, वो कैसा होता है, उसका नाम क्या है, ये सब हम लोग अगले क्लास में यानी लास्ट क्लास में उसको जानेंगे। यानी अगला क्लास में यह टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।